नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए से शिंदे इंडिया गठबंधन में आएंगे 29 करके, और जिस तरह से महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूत परिस्थिति में नजर आ रहा है, शिंदे के लिए दिक्कतें पैदा हो रही है। खास करके एससी एसटी कोटे की बात जब मेयर को लेकर के होने लगी है कि मेयर पद जो है वह एससी कोटे में या एसटी कोटे में जाएगा, तो एससी एसटी का 2 पार्षद जाएगा, तो एससी एसटी का 2 पार्षद उद्धव ठाकरे यानी इंडिया गठबंधन के पास। ऐसे में एनडीए गठबंधन का काम खराब हो सकता है। अब उसकी लॉटरी निकलेगी, लॉटरी से क्या परिणाम आएगा यह वक्त बताएगा। लेकिन अगर एसटी कोटे में आ गया तो थाने के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का काम खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी असहज नहीं है। एक नया आरोप भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर लगा दिया कि एकनाथ शिंदे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आई हैं। एकनाथ शिंदे को इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए थी, यानी कि एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि एकनाथ शिंदे ने जिन पार्षदों को होटल में रखा था, सभी पार्षद होटल से भाग गए, और एकनाथ शिंदे को लेकर के उन पार्षदों की नाराजगी और डबल हो गई इस बात को लेकर के कि उनके आधार कार्ड और जीत का सर्टिफिकेट, निर्वाचित का सर्टिफिकेट एकनाथ शिंदे ने रख लिया और वह उनको होटल से छोड़ दिया। अब ऐसे में उन पार्षदों को के अंदर एकनाथ शिंदे को लेकर के अब भरोसा जो कायम था, एक उस भरोसे को तोड़ दिया है एकनाथ शिंदे ने। ऐसे में उनकी नाराजगी और बढ़ गई है, और जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे पार्षद, वह और मजबूती से संपर्क में आ गए। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जो रुख अपना लिया है, या जिस तरह से इस वक्त बीएमसी के अंदर बौखलाहट मची हुई है एनडीए गठबंधन के अंदर, उससे 2 रास्ते निकल रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए। पहला, एससी एसटी के कोटे पर अगर मेयर का पद आता है तो फिर इंडिया गठबंधन का ही मेयर बनेगा, और जिस तरह से पार्षद उनके संपर्क में उद्धव ठाकरे के हैं, उस तरह भी इंडिया गठबंधन का मेयर बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी अपना खींचतान एकनाथ शिंदे से हिसाब बराबर कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का फुल सपोर्ट हो तो मेयर बन सकता है, लेकिन अगर एससी एसटी कोटे में नहीं जाता है तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पार्षदों का यह साफ कहना है कि एकनाथ शिंदे का मेयर यानी कि शिवसेना का मेयर बनेगा तभी वह पार्षद सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन थाने और बाकी 2-3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का फार्मूला रख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम है और एकनाथ शिंदे मजबूत है, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, और एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो उन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है। वह चौंकाने वाली यह है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से फंस गए। एकनाथ शिंदे ने कहा भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह से, कि मुझे सीएम पद चाहिए। शिंदे की मांग पर एकनाथ शिंदे ने यह डिमांड रखी भारतीय जनता पार्टी से कि महाराष्ट्र का सीएम की कुर्सी हमें चाहिए। तो शिंदे की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी में मर्ज हो जाओ तब क्लेम बनेगा। यानी कि एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी मांग बैठे 2.5 साल के लिए, और मेयर का 2.5 साल के लिए मांग बैठे। तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, नाम के बाकी पद हैं लेकिन कर्ता धर्ता वही है, उन्होंने साफ कर दिया कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दो आप, उसके बाद आपका क्लेम बनेगा, आप क्लेम करो, उसके बाद फिर हम उस पर बैठ करके बात करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे मजबूर हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप आ जाइए।
आप घर वापसी कर लीजिए, यानी कि 29 पार्षद, 35 एमएलए, 7 सांसद के साथ। तो यह 29 पार्षद सिर्फ बीएमसी के हैं, और बाकी जगहों के थाने हुआ या बड़ी बड़ी बाकी जगहों के जो है वह अलग हैं। तो यानी कि पूरी पार्टी का आप अपना विलय हमारे साथ कीजिए, घर वापसी। खास करके इनकी बात हो रही है कि 29 पार्षद और 55 एमएलए और 7 सांसद, यानी कि बीएमसी थाने चले जाए, बीएमसी नहीं जानी चाहिए। बीएमसी महाराष्ट्र की शान है। विधानसभा में 55 है इनके। अजीत पवार शरद पवार के साथ आ रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ भी कर दिया है इस बात को, लेकिन अभी छोड़ा नहीं है, अभी भी डिप्टी सीएम हुआ है, लेकिन छोड़ने की बात चल रही है। ऐसे में एक उनके 45 विधायक हैं अजीत पवार के, और 3 पार्षद हैं, वह एनडीए के दामन छोड़ने वाले हैं। ऐसे में 29 पार्षद और 55 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे छोड़ते हैं, और 7 सांसदों के साथ। तो एकनाथ शिंदे के हटते ही भाजपा के लिए संकट शुरू हो जाएगा। तो संकट शुरू होगा तो इससे दिक्कत भाजपा को यह आएगी कि भाजपा अलग थलग पड़ जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी तो जाएगा ही जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार भी जाएगी देवेंद्र फडणवीस की, और दिल्ली भी हिलेगा। और दिल्ली हिलेगा नहीं, दिल्ली पलटेगा, क्योंकि नीतीश नायडू की भी इसी तरह की तैयारी है। अब दूसरे बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी का घमंड तो तोड़ा है, खास करके बीएमसी से ने घमंड तोड़ दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी यह देख रही थी कि हम अब बड़ी मजबूत हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और नजरअंदाज कर रही थी, वह चीज तो घमंड तो टूट गया है उसका कि 2017 में 82 सीटें थी और अब 87 सीटें आई हैं, यानी कि ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि 6 सीटें, माफ कीजिएगा, 6 सीटें ज्यादा आई है, 88 है, अब पहले 82 था, तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि इसमें चोरी भी वोट की हुई है, सब कुछ हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए, अजीत पवार शरद पवार के साथ मिल गए, तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि क्षेत्रीय दल जो 2 ही दल थे, एक तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक शरद पवार की एनसीपी, इन दोनों दलों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चरित्र का प्रदर्शन महाराष्ट्र में किया है। तो जनता तो इनसे मुखर हो रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ जो जनता ने शरद पवार को भी अस्वीकार कर दिया, अजीत पवार को भी कर दिया, शिंदे को भी कर दिया, और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को मजबूत कर दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में चुनाव परिणाम जो है, एनडीए के सहयोगी जो है, अब उद्धव ठाकरे और माफ कीजिएगा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में यह है कि अब चंद दिनों में यह फैसला हो जाएगा, या तो एकनाथ शिंदे नहीं गए और इंडिया गठबंधन का बन गया, जबकि इनके लोग उनके साथ हैं उद्धव ठाकरे के, तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी, अब तो जब अमित शाह ने यह कह दिया, अमित शाह ने क्या कहा कि शिंदे की मांग पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी में मर्ज हो जाओ तब क्लेम बनेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में इनको विलय करने के लिए। इसके पहले भी बीएमसी चुनाव के पहले भी अमित शाह यही कह रहे थे, जब भाजपा के लोगों में और एकनाथ शिंदे के लोगों में टकराव चल रहा था, जिस वक्त लगातार मारपीट हो रही थी, एफआईआर हो रहा था, छापेमारी हो रही थी, तो एकनाथ शिंदे दिल्ली आए हुए थे, अमित शाह से मिले। अमित शाह ने यही बात उस वक्त भी कही थी कि भाजपा में विलय कर जाओ, फिर बाद में देखते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनके लोग तैयार नहीं थे। तो मीडिया के सामने आकर के उन्होंने यह कहा कि हमें एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हम सोच करके बताएंगे, फैसला करेंगे। तो अब तो वह फैसले के वक्त आ गया। अब फिर अमित शाह ने वही बात दोहरा दी। यानी कि अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ रहे तो भाजपा एकनाथ शिंदे को तोड़ करके अपने में विलय करेगी। ऐसे में अब घर वापसी कर ले तो वजूद बच जाएगा,
लेकिन इसके अलावा जो बड़ी चौंकाने वाली है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। लोकसभा के अंदर भी नंबर 1 की पार्टी है और बीएमसी के अंदर नंबर 4 की। बीएमसी का चुनाव कांग्रेस गठबंधन में नहीं लड़ी, अलग होकर के। सुप्रिया सुले का दर्द झलका है और कांग्रेस की अहमियत समझ में आ गई। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने यह कहा कि कांग्रेस हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ी गठबंधन में। अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी होती तो आज इंडिया गठबंधन का मेयर हो गया होता। यानी कि कांग्रेस की अहमियत को समझ आए। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, बेमन का लड़ा, पैसे नहीं थे उसके पास, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं किए और 24 सीटें लेकर के आई, चौथे स्थान पर है और एक मजबूत फिगर में है। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार दोनों मिल के चुनाव लड़े और मिल के चुनाव लड़ने के बावजूद पैसे लगाए। अजीत पवार के पास काफी पैसा है, शरद पवार को गौतम अडानी का सपोर्ट है फुल। गौतम अडानी के लिए शरद पवार पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन करते रहे इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बावजूद भी, तो इन्हें जनता ने अस्वीकार कर दिया, दोनों चाचा भतीजे को। अब सुप्रिया सुले के चेहरे पर वह दर्द झलक रहा था कि आने वाले वक्त में इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अपनी खुद की सीट लोकसभा की सुप्रिया सुले जीत पाएंगी इस बात की गारंटी नहीं है, अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो, कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर। तो कांग्रेस की अहमियत जब कांग्रेस इन लोगों से दूर हुई है तब इन लोगों को समझ आई है। यह समझ उद्धव ठाकरे को भी आ गया कि कांग्रेस भाजपा का साथ छोड़ दिए हैं तो कांग्रेस का साथ होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस के ऊपर भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि कांग्रेस जब मजबूरी होती है, वक्त खराब होता है, उस वक्त भी कांग्रेस कंधे से कंधा मिला करके चलती है। जैसा कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब गिरी तो शरद पवार और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, गौतम अडानी मिल करके गिराए थे। इन लोगों की गुप्त बैठक हुई थी 50 खोखे एकदम ओके का, और अच्छे खासे इन लोगों को पैसा मिले। इस बात की पुष्टि अजीत पवार ने किया कि जब बैठक हुई थी तो शरद पवार भी थे, मैं भी था, एकनाथ शिंदे भी थे और देवेंद्र फडणवीस और गौतम अडानी थे। या मैं नहीं कह रहा हूं, अजीत पवार ने आधिकारिक बयान दिया था, इसका इंटरव्यू दिया था बाकायदे विधानसभा चुनाव के वक्त। तब उद्धव ठाकरे को यह समझ आया कि शरद पवार विश्वासघाती निकले। एकनाथ शिंदे तो है ही, शरद पवार भी विश्वासघाती निकले। तो अभी बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से गठबंधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने भी गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस करती तो फिर सीटों का वही दिक्कत करते, लेकिन कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को चुनाव के वक्त भी फायदा पहुंचाया, अलग चुनाव करते हुए भी। तकरीबन 30 से 35 सीटों पर जहां पर उद्धव ठाकरे मजबूत थे, वहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किए, वोट नहीं काटे, उद्धव ठाकरे को एज दिया, फ्री रास्ता दिया कि आप जाओ आगे बढ़ो। कांग्रेस ने यह एहतियात बरता। जब सरकार चली गई थी, सबने धोखा दे दिया, शरद पवार ने और एकनाथ शिंदे ने, तभी भी कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ ही खड़ी थी, उनका साथ नहीं छोड़ा। तो हितैषी कौन और अच्छी पार्टी कौन? भाजपा ने तो तोड़ लिया, शिंदे ने गद्दारी कर दी, शरद पवार बुजुर्ग होते हुए भी विश्वासघात किए। लेकिन कांग्रेस पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना से महाविकास अघाड़ी बनाई थी मिल करके, शरद पवार ही सूत्रधार थे। लेकिन कांग्रेस ने सीएम माना भी था, विधानसभा में भी उनको सीएम घोषित किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे में कांग्रेस एकल चलो की राजनीति में आ गई है। एकल चलो की राजनीति में जब कांग्रेस निकल पड़ी है और कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, और कांग्रेस नहीं रहने का मतलब यह है कि आप भाजपा के साथ नहीं हो तो किसके साथ हो? अकेले तो आपका अस्तित्व नहीं, अकेले तो आप कुछ सरकार नहीं बना सकते। तो भाजपा नहीं तो कौन? तो भाजपा नहीं तो कांग्रेस।
आप कांग्रेस के साथ नहीं हो तो आपके साथ भरोसा नहीं करेगा कोई, या तो आप भाजपा के साथ चले जाओ या तो कांग्रेस के साथ, किसी एक के साथ आपको रहना पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी अहमियत दिखा दी। इस बात की पुष्टि किसने की? सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी ने, जो सांसद है। अब उनका दर्द झलका क्योंकि पार्टी खत्म हो चुकी है। यही हाल एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे भी पैसे के दम पर 29 पार्षद लेकर के आए। अब जब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर यह दबाव डाल रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाओ, अब उनकी बात सुनने और मानने की तो बात ही अलग है। फार्मूला जो दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, ढाई साल मेयर और 2.5 साल सीएम, तो वह बात तो करना तो दूर, भाजपा उनको कह रहे हैं कि पहले आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करो। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के सामने मजबूरी हो रही है कि इंडिया गठबंधन में 29 पार्षद, 55 एमएलए और 7 सांसदों के साथ घर वापसी कर ले, और उद्धव ठाकरे तैयार बैठे हुए उन्हें अपनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कलेश बढ़ने वाला है। अब ऐसे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी है। नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और गठबंधन में भी विद्रोह की परिस्थिति है। अब चंद्रबाबू नायडू नितिन नवीन से बहुत सीनियर नेता है, नीतीश कुमार बहुत सीनियर नेता है, नितिन गडकरी बहुत सीनियर नेता है, राजनाथ सिंह बहुत सीनियर नेता है, और भी बाकी के लोग हैं जो बहुत सीनियरिटी रखते हैं। अब वह नितिन नवीन के गाइडेंस में तो काम नहीं करने को तैयार है। अब ऐसे में नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा है कि अब इज्जत बचानी है तो फिर आप खुद इस्तीफा दे करके संन्यास ले लीजिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के भाजपाई हैं, राजनाथ सिंह हो, चाहे वह नितिन गडकरी हो, चाहे और भी बहुत लोग, लंबी फेरिस्ट है जो बड़े बड़े नेता हैं अभी भी, जिनको पर्दे पर नहीं आने दिया जाता, जिनका नाम खत्म किया जा रहा है, जिनको कोई पद भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन सभी से आह्वान कर दिया नितिन गडकरी ने कि भाई इज्जत अब उसी में है कि इस्तीफा देकर के संन्यास लेकर के चुपचाप घर बैठ जाओ। अब युवाओं का युग आ गया है, दे दो मौका, दो जाने दो। मतलब यह नहीं है कि युवा का मौका आ गया है, युवा का युग तो है। किसी युवा को आगे बढ़ाया है क्या मोदी ने? मोदी ने यह नियम निकाला था भाजपा में कि 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, मंडल बना दिया था। तो उसमें लालकृष्ण आडवाणी को भी भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, और भी बहुत लंबी फेरिस्ट है, भेज दिया। खुद क्यों नहीं किया? खुद के लिए लागू नहीं हुआ। और नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के लिए कौन सी बैठक हुई, किसके साथ बैठक किया? किसी के साथ बैठक नहीं किया, पर्ची से निकल गए। तो यह पर्ची वाली सरकार और पर्ची वाला संगठन है। पर्ची वाले संगठन में यह लोग नहीं रहना चाहते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार है। और दूसरा जो नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत है कि अब आवाज यह भी उठ रही है कि संसदीय दल की बैठक नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अनलीगल तरीके से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता तो नरेंद्र मोदी नहीं है, किसी ने चुना ही नहीं, ना बैठक हुआ। 2 साल तकरीबन सरकार को होने जा रहा है, तीसरी टर्म में, और अभी तक संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। जबकि 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, उसी के बाद तुरंत संसदीय दल की बैठक होकर के नेता चुना जाना था। वही नेता पार्टी का, वही नेता माना जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। और नरेंद्र मोदी इसी डर से नहीं बुलाए कि उनका विरोध हो जाएगा। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से भी
सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नितिन नवीन को लेकर के अध्यक्ष चुने गए तो उनका जो समारोह हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ भी आए। अब सबने हाथ जोड़ा और नरेंद्र मोदी जब आए या नितिन नवीन आए तो योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़ा, वह चुपचाप खड़े रहे। नितिन गडकरी ने भी हाथ नहीं जोड़ा, वह भी चुपचाप खड़े रहे। अब योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं जोड़ेंगे और ना तो नितिन नवीन का हाथ जोड़ेंगे, चूंकि उनके साथ दिक्कत यह है कि अपने आप को वह साधु कहते हैं, मैं तो उनको सवाधु कहता हूं। मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ सवाधु है, साधु नहीं ढोंगी है, क्योंकि उनके नाम के आगे वह गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। बाबा महंत अवैधनाथ ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उनका पूरा नाम कहा जाता है और अपने आप को योगी आदित्यनाथ ठाकुरों का मसीहा बताते, कहते मुझे तो गर्व है मैं ठाकुर में जन्म लिया। तो फिर महंत के पद से इस्तीफा देंगे क्या? और चोला फिर साधु का क्यों? चोला जो पहन रहे साधु का क्यों पहन रहे? चूंकि योगी आदित्यनाथ भी संकट में है, उन्हें भी यह गुजरात लॉबी ऐसे ही उठा के फेंकने वाली है। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को मजबूर कर रही है। अब कई लोग निकाले जाएंगे, नहीं खुद निकले तो निकाले जाएंगे। नितिन गडकरी ने सही कहा कि इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दो, निकल लो, वरना निकाल करके फेंक दिए जाओगे। तो अब हेमा मालिनी जैसे लोग, चाहे नितिन गडकरी हुए चाहे राजनाथ सिंह हुए, इनकी छुट्टी है आने वाले वक्त में और जल्द यह चीज देखने को मिलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला भी है। अब थोड़े एनडीए गठबंधन की बात कर ले। एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार निकलते हैं तो एनडीए गठबंधन खत्म, और अब यह 100% होता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वह मिशन 122 को कंप्लीट करके मिशन 130 तक पहुंच गए हैं। मिशन का मतलब समझे आप, 130 विधायकों की व्यवस्था उनकी हो गई है। तो जिस व्यक्ति के पास 130 विधायक का सपोर्ट होगा वह भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय क्यों देगा और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे क्यों चलेगा? और जो भारतीय जनता पार्टी को गुमान था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वह बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार 95 पे पहुंच रहे हैं। उनके पार्टी में कई लोग विलय करने जा रहे हैं और जिन नीतीश कुमार के पार्टी से जिन नेताओं को सामदंड भेदभाव से इन लोगों ने अलग कराया था, उन सबको नीतीश कुमार पार्टी में ला रहे हैं घर वापसी। जैसे आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा को एंट्री मिल रही है और ललन सिंह और संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेलते हैं उनकी छुट्टी की जा रही है। आने वाले वक्त में उनकी छुट्टी होने वाली है। यात्रा से वापस आने के बाद नीतीश कुमार अपना रंग दिखाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी परेशान है। अब चंद्रबाबू नायडू की परिस्थिति यह है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए नरेंद्र मोदी एक एक दिन भारी पड़ रहे हैं। परिस्थितियां साफ हैं कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी का हब, इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से विदेशी कारोबार ठप हो गए हैं। आईटी सेक्टर से लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। जहां रोजगार लगाने की बात कर रहे थे, हब बना रहे थे, वहां रोजगार लगने के पहले ही रोजगार ही खत्म हो रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज हैं। अब चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में आके राजनीति भी करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के रहते पॉसिबल नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जो भी वादे किए वह 10 सालों में वादे पूरे भी नहीं किए हैं। ऐसे में अल्टीमेटम 1 फरवरी का दिया हुआ चंद्रबाबू नायडू का वह भी नजदीक आ रहा है और पार्लियामेंट का सेशन भी 28 जनवरी से ही शुरू होने वाला है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर इंडिया गठबंधन की तरफ या घर वापसी कर रहे हैं, यानी घर वापसी किए तो इंडिया गठबंधन में ही आ गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी जा रहे हैं और अजीत पवार भी अपने चाचा के साथ जा रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन खत्म हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू
जो एनडीए गठबंधन के शान है वह जब नाराज है और नीतीश रीढ़ की हड्डी है, वह मिशन 130 कंप्लीट कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे की बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो फिर एनडीए गठबंधन बचता कहां है। एनडीए गठबंधन में फिर तो कोई बचा ही नहीं जो मोदी को की सत्ता को बरकरार रख सके। ऐसे में मोदी की सरकार अब बड़ी संकट में आ गई है और इस संकट का सामना नहीं कर पा रही है। लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं किया, यह कहावत कहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि एकनाथ शिंदे का हटने का मतलब है कि नीतीश और नायडू तैयार बैठे हैं और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों घर वापसी कर लेते हैं और अजीत पवार के पास कोई रास्ता भी नहीं है, तो अजीत पवार जाएंगे ही, लेकिन जनता पार्टी में अपना विलय कर दो, उसके बाद दावा करो। तो मैं सोचता हूं कि आपको सीएम बनाना है कि नहीं बनाना है। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी यह दिखा रही है कि मतलब आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है, आप लोगों के बगैर भी हमारी सरकार चलेगी। लेकिन कैसे चलेगी? जैसा मैंने कहा 29 पार्षद, 55 एमएलए, 7 सांसद, यह अगर एक साथ जाएंगे एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे के घर, तो अजीत पवार के भी 1 सांसद, 3 पार्षद और 45 विधायक जाएंगे, तो 100 विधायक हो जाएंगे, 8 सांसद हो जाएंगे और 32 पार्षद हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी न तो बीएमसी में रह पाएगी और न तो महाराष्ट्र की सरकार में रह पाएगी। ऐसे में केंद्र की सत्ता से भी 8 सांसद गायब हो जाएंगे और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तैयार ही बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत अलग चल रहा है। ऐसे में कैसे बचेगी भाजपा की सरकार, यह बात समझ से परे है। लेकिन इन सभी चीजों में जो आज इंडिया गठबंधन एकजुटता अपनी दिखा रहा है, काश यही एकजुटता अगर पहले दिखाया होता जब कांग्रेस एक्टिव थी, जब सबको जोड़ करके और तख्ता पलट की कोशिश कर रही थी, तो शायद आज यह चर्चा न हो रही होती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होते। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की अहमियत अब समझ आई है और सुप्रिया सुले का बयान और उनकी मायूसी इस बात पर मुहर लगा दी कि कांग्रेस के बगैर इस गठबंधन के अंदर कोई वजूद है नहीं और न तो जनता विश्वास और भरोसा इन लोगों के ऊपर करने वाली है। ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इंडिया गठबंधन का रुख क्या होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बहुत दिलचस्प है कि एकनाथ शिंदे अब सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई है। अब एकनाथ शिंदे का समझौता उद्धव ठाकरे के साथ किस तरह से होता है, करते हैं नहीं करते हैं, या पार्टी को अपने विलय करते हैं भाजपा में विलय करेंगे तो उनके लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या फैसला होगा। लेकिन एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बढ़ा दिया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जो टक्कर दे रही है या जिस तरह से आ रही है, कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट प्रतिशत गिरा देना है और अपने वोट प्रतिशत को तकरीबन 3% बढ़ा देना है। 3% वोट प्रतिशत कांग्रेस ने अपना बढ़ा लिया और 2% वोट प्रतिशत भाजपा का गिरा दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए भी कि मैंने आप दर्शकों को सुबह के कार्यक्रम में एक चीज बताई थी, आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, वह पिछले कार्यक्रम में आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं आप दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि एक डाटा है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जो लेकर के आई थी, तो 37% वोट प्रतिशत था और कांग्रेस जो लेकर के आई थी 52 सीट तो 19% वोट प्रतिशत था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में वोट प्रतिशत लाई वह 36%, यानी कि 19 में 37 और 24 में 36%, 1% वोट परसेंटेज कम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को
63 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ और कांग्रेस का 2% वोट परसेंट बढ़ा तो कांग्रेस को 48 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस के 2% वोट परसेंटेज बढ़ने से 48 सीट का फायदा हुआ और भाजपा को 1% वोट परसेंटेज घटने से 63 सीट का नुकसान हुआ। तो कांग्रेस अपने 3% वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती है और भाजपा के 2% वोट प्रतिशत कम कराना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस निकल पड़ी है और 300 लोकसभा सीटों पर, टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं, 300 लोकसभा सीटों पर सीधा आमना सामना भाजपा और कांग्रेस का है। उसमें ना तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ना तो उसमें अखिलेश यादव, ना तो उसमें ममता बनर्जी, ना तो कोई भी नहीं, सीधा आमना सामना है कांग्रेस का और भाजपा का। तो सोचिए, कांग्रेस ने 3% बढ़ा लिया और भाजपा के 2% कम कर दिया, तो कांग्रेस इस देश की सत्ता पर पूर्ण बहुमत से काबिज हो जाएगी। इसके लिए यह मायूसी सुप्रिया सुले ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मायूसी उनके चेहरे पे झलकी कि कांग्रेस के साथ रहने की वजह से यह वजूद था। कांग्रेस का साथ छोड़ते ही और भाजपा के नजदीक जाते ही जनता ने अस्वीकार कर दिया। यही हाल अखिलेश यादव का भी होगा। जो हाल लालू यादव का हुआ और जो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ, 2027 में अखिलेश यादव ने अगर गंभीरता से इसे नहीं लिया तो कीमत चुकानी पड़ सकती है। और इस बार सत्ता नहीं आई तो 15 साल हो जाएगा और 20 साल बाद फिर सत्ता बड़ी मुश्किल हो जाएगा। पार्टी बचेगी या मायावती बन जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।